नमस्कार। बच्चों का शारीरिक शोषण एक गंभीर समस्या है जिस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारे देश में एक आंकड़े के अनुसार 1 घंटे में 5 बच्चों का शारीरिक शोषण होता है। जब कोई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का मामला सामने आता है तो कुछ समय चर्चा में रहता है और फिर गायब। शारीरिक शोषण के शिकार लड़की ही नहीं लड़के भी होते हैं। ज्यादातर जान पहचान वाले ही करते हैं, तो इसलिए बच्चे खुलकर इनके बारे में बता भी नहीं पाते। हम सोच सकते हैं कि इस उत्पीड़न का बच्चे की मनस्थिति पर कितना भयावह असर पड़ता होगा। तो कैसे ऐसे बच्चों की मानसिक और कानूनी मदद हो। लेकिन पहले पूर्वी दिल्ली की 5 साल की गुड़िया की कहानी, उस पर जो गुजरा वो भयावह था। निर्भया के कुछ महीने बाद ही इस मामले से दिल्ली दहल गई थी। नन्ही के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, जिसमें उसके छोटे से शरीर में कांच की बोतलें तक पाई गई थी। अप्रैल 2013। 5 साल की गुड़िया के क्रूर और अमानवीय गैंगरेप ने उस समय देश को फिर से हिलाकर रख दिया, जब वो ठीक से निर्भया गैंगरेप और हत्या से उबरने की कोशिश कर रहा था। दो लोग गुड़िया को चॉकलेट का लालच देकर एक कमरे में ले गए, जहां उन्होंने बेरहमी से बच्ची का बलात्कार किया, यातनाएं दी और मरने के लिए छोड़ दिया। 40 घंटे के बाद जब वो बंधी हुई और खून से लथपथ मिली तो बस सांसें चल रही थी। डॉक्टर भी देखकर स्तब्ध रह गए कि उसके गुप्तांगों में बोतल और मोमबत्तियां डाली गई थीं। 1 साल में उसके 5 ऑपरेशन किए गए। आरोपी प्रदीप राम और मनोज शाह हफ्ता भर बाद बिहार में पकड़े गए। इस मामले ने व्यवस्था की खामियों को उजागर किया। देश में सख्त कानून और जल्दी इंसाफ मिलने की मांग उठी। देखिए, पहली बात तो आप थाने के अंदर रिपोर्ट लिखाने जाइए। एक गरीब परिवार के लोग अगर थाने के अंदर जाते हैं, उसके साथ व्यवहार ऐसा किया जाता है कि वो रिपोर्ट भी कई लोग नहीं लिखाते, चुपचाप वहाँ से लौट जाते हैं, क्योंकि उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो उल्टा सीधा सवाल पूछता, कहाँ थी, कैसे थी, तू कहाँ था, ये कहाँ थी, उल्टा सीधा पूछता कि वो डर के मारे खुद ही चला जाता है। दोनों आरोपियों को पॉक्सो के तहत पकड़ा गया। अपराध की जघन्यता के बावजूद इंसाफ मिलने में 7 साल लग गए। दोनों आरोपी जनवरी 2020 में दोषी करार दिए गए। The accused was declared a juvenile, whereas he was a major. He was clearly a major, and on a fresh inquiry, it was found out that the school certificate which the mother has produced is a 4 certificate. So the age in the ossification test was accepted, 21-22. समाज में बदनामी और अदालत में कानूनी जंग लड़ने का जो असर पड़ता है, उससे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। परिवार को कहीं और जाकर बसना पड़ सकता है, जबकि बच्ची को मानसिक आघात से उबरने के लिए लगातार मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहारे की जरूरत होती है। सत्यार्थी आंदोलन के बचपन बचाओ आंदोलन ने गुड़िया मामले में इंसाफ दिलाने के लिए पूरा समर्थन दिया। फैमिली के काउंसलिंग करी, फैमिली के साथ बच्चे को मेंटल हेल्थ सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट दिया, जिससे कि पेरेंट्स को एक सपोर्ट मिलता है, तो आसरा मिलता है, तो उससे उनको काफ़ी राहत होती है। और जब ये देखा गया कि उसकी फैमिली को दिक्कत हो रही है वहाँ पे एरिया में जहाँ रह रहे हैं, स्टिग्मा हो रहा है, स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है, बच्चे को प्रेशर बन रहा है, तो वहाँ से उसके उनके बात करके रिलोकेशन की एप्लीकेशन की रिलोकेट भी किया। कानून के हिसाब से बाल यौन शोषण के मामले 1 साल और बलात्कार के मामले 6 महीने में निपट जाने चाहिए। समय पर न्याय मिलने से ही बच्चों के खिलाफ ऐसे मामलों में कमी आएगी। तो कितनी गंभीर समस्या है। हमारे साथ खास मेहमान हैं सुनीता कृष्णन, प्रज्वला एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, एचएस फुल्का सीनियर एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, और राकेश सेंगर हैं, ये कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। तो पहले मैं राकेश जी आप ही से सवाल पूछना चाहूँगी और आपसे ये जानना चाहूँगी, कैलाश सत्यार्थी तो एक अरसे से शोषित बच्चों को बचा रहे हैं, उनको नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। देश में इस शोषण का आंकलन क्या है, जमीनी हालात क्या हैं? देखिए, 2017 में कैलाश सत्यार्थी जी ने भारत यात्रा शुरू की और भारत यात्रा बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ थी, ट्रैफिकिंग के खिलाफ थी।
और हम जब 11,000 किलोमीटर दिल्ली कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पूरी की, तो उस यात्रा के दौरान हम लोगों ने गांव-गांव, शहर में, गली मोहल्ले में हमारी नुक्कड़ सभाएं हुई, मीटिंग्स हुई। हमारी सुनीता जी उसकी हिस्सेदार थी। फुल्का जी ने कई जगहों पे शामिल हुए। तो उस यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा कि कैलाश जी के सामने बहुत ऐसे बच्चे थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, और वो मंच पे आके अपनी कहानी बताने लगे कि उसके स्कूल के टीचर ने ऐसा किया, उसके स्कूल के चपरासी ने किया, किसी गांव में किसी रिश्तेदार ने ऐसी उसके साथ घटना की। तो ये जो बाल यौन शोषण का मामला है, केवल ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसी जगह पे हो रहा है जो असुरक्षित है, बल्कि घरों के अंदर हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है, जहां भी बच्चे जा रहे हैं, खेल के मैदानों में हो रहा है। तो ये बच्चे असुरक्षित हैं, उनकी स्थिति सहज नहीं है, और बहुत ही अर्जेंसी की हालात हैं हमारे देश में। जैसा कि कैलाश सत्यार्थी जी ने कहा है कि हालात अच्छे नहीं हैं, हम लोगों को अर्जेंट एक्शन लेना पड़ेगा, हमको कानूनी तौर से भी, सामाजिक तौर से भी। और माँ बाप जिस हालात में, चाहे वो गुड़िया का केस देखें, बाबू का केस देखें, हम लोगों ने दर्जनों केसेस के साथ हम रोज रूबरू होते हैं। सबकी अलग अलग कहानियां हैं, उनके साथ उनको सेक्सुअल एब्यूज के बाद जो हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो एक अछूत की तरह उनके साथ व्यवहार समाज करता है, उनको कोई पूछता नहीं है। थोड़े दिन तक जरूर ये होता है कि मीडिया में हाईलाइट होते हैं, लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है, ट्रायल होना शुरू होता है, तो और एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है, और जब लंबा चलता है तो वो जो शोषण का सिलसिला और बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये जो पहलू आपने बताया है ये भी बहुत अहम है। फुल्का जी के पास आएंगे, लेकिन सुनीता आप हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तो ऐसे छोटे बच्चों को बचाती हैं जो देह व्यापार में जिनको धकेल दिया जाता है। कितने गंभीर हालात हैं? निधि, मैं इतना एक बताना चाहूंगी कि एक गुड़िया का केस जब रिपोर्ट होता है और मीडिया में छाता है, और सब मीडिया में बहुत सारे बातचीत होते हैं, आपको याद रखना है कि एक गुड़िया के पीछे शायद हजारों गुड़ियाओं की कहानी कहीं बाहर नहीं आती है, कहीं रिपोर्ट नहीं होती है। एक ऐसा वर्ग भी है बच्चों का जो बात नहीं कर पाती है, जो बोलती नहीं है। ये ऐसे बच्चे हैं जो अंग वैकल्य से पीड़ित हो सकते हैं, दे कुड बी इंटेलेक्चुअली चैलेंज, मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन हो सकते हैं। इनके साथ जो हुआ है वो अपनी जुबानी भी नहीं बता पाते हैं। बिल्कुल, यही बात जो आप कह रही हैं कि जुबानी भी नहीं बता पाते। फुल्का जी, कानून ऐसे बच्चों की मदद करता है, कागज पर तो है, लेकिन जिस तरह से राकेश जी बता रहे थे कि फिर न्याय के सामने अपनी वो पीड़ा दोहराना बड़े नहीं कर पाते, तो बच्चे कैसे करते होंगे? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। जो कानून में लिखा हुआ है वो इम्प्लीमेंट एक्चुअली में नहीं हो रहा। यहाँ पे एक रोल आता है एनजीओ का। एनजीओ का रोल, एक कैटलिस्ट का रोल एनजीओ प्ले करता है। जैसे जो आपने जो केसेस पढ़े हैं, इनकी पेंडेंसी की बात की है, अब ये सरकारी आंकड़े के मतलब के मुताबिक, एनसीआरबी के मुताबिक 2019 में तक 1,54,000 केस पेंडिंग थे, और 2019 में कोरोना से पहले सिर्फ 16,000 केस डिसाइड हुए थे। बल्कि अगर आप नए केस कोई भी ना आए तो भी हमें 10 साल लगेंगे। अब 2012 में ये एक्ट आया, उसमें था इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में कंप्लीट करो, एक्सक्लूसिव कोर्ट हो, ये कुछ नहीं बना। इसलिए 2016 में ये कैलाश सत्यार्थी जी ने रिट डाली दिल्ली हाई कोर्ट में, उसकी वजह से आज ये दिल्ली में स्पेशल कोर्ट्स भी हैं, दिल्ली में ये चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स भी हैं, इन्वेस्टिगेशन भी 2 महीने में पूरी हो रही है, मगर बाकी जो इंडिया में नहीं हो रही। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये सितंबर 2019 में कहा कि 1023 कोर्ट आप बनाइए, और उसमें से अभी तक सिर्फ 616 कोर्ट बने हैं, 507 कोर्ट अभी तक नहीं बने हैं। अब ये आप लीजिए, ये जो कानून के मुताबिक, जो एक्ट के मुताबिक, ये हर बच्चे को स्पोर्ट्स पर्सन मिलना चाहिए। मगर ये अनफॉर्चुनेटली ये स्पोर्ट्स पर्सन, ये DCPCR की रिपोर्ट, जो दिल्ली सरकार की अपनी रिपोर्ट है, वो शो करती है कि जो 90% बच्चों को जो स्पोर्ट्स पर्सन की हेल्प भी अगर मिलती है तो 5 दिन से कम ही मिलती है, बल्कि 5 दिन से ज़्यादा हेल्प ही नहीं मिलती है। और
जो 60% है उनको तो बिल्कुल स्पोर्ट पर्सन की हेल्प नहीं मिलती। ये सारा काम देखो, पहले तो ये कंपनसेशन बच्चे को दिलवानी, क्योंकि उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके, उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो सके, फिर अगर वो स्कूल में होता है तो स्कूल को चेंज कराया जा सके, कॉलोनी में होता है तो कॉलोनी में तो उस वहाँ से शिफ्ट कराया जाए कि जब बच्चे मुलजिम को बार बार देखता है उसको बड़ा असर होता है। घर में होता है तो वो इंतजाम किया जाए कि बच्चा मुलजिम के सामने ना आए, तो इसलिए वो कंपनसेशन, इंटरम कंपनसेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल फुल्का जी, आपने बहुत अहम बातें की कि कागज़ पर बहुत कुछ है लेकिन मिल नहीं पाता ऐसे शोषित बच्चों को। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं इस कार्यक्रम में, आगे बताएंगे छोटे बच्चे मुन्ना की कहानी जिसके फूफा ने उसे कितनी शारीरिक यातनाएं दी। निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े। और अब मुन्ना की कहानी। सीसीटीवी से पता चला कि फूफा कैसे परेशान करता था, फिर यातनाओं को बयान करना भी उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, परिवार को कैसे धमकियां मिली, लेकिन अब मिल रही है कानूनी सहायता। मुन्ना जब 6 साल का था तभी उसकी जिंदगी में एक खौफनाक मोड़ आ गया। उसके फूफा ने ही उसके साथ यौन बदसलूकी की, उसे गंदी हरकत के लिए मजबूर किया। मुन्ना की बुआ को समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। बच्चा कुछ भी कहने से बच रहा था तो उन्होंने निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगवाया। फुटेज देखकर वो स्तब्ध रह गईं। उनके पति मुन्ना के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने क्या किया, अपने बेटे से बोल के ऑनलाइन से मैंने कैमरा मंगाई। कैमरा मंगा के मैंने उसके घर में कैमरा लगा दी। 2 दिन बाद क्या देख रहा, बच्चे के साथ बलात्कार करते हुए, गंद हरकत करते हुए, बच्चे तड़प रही है, बच्चे बीन बीन कर रहे, फूफा जी छोड़ दो। उन्होंने ये वीडियो मुन्ना की माँ को दिखाया। जब मुझे पता चला उसका हाथ पैर में मुंह पे सूजन आ रहा था, मैंने पूछा जब क्या हुआ, तो उसका मेरा जो नंदा है वो बोल रहा है वो जीना से गिर गए। तो तीसरा दिन बाद मैंने पूछा उससे, बोले अम्मी नहीं, मैं जीना से नहीं गिरा, जामाई मेरे साथ ऐसी गंदा हरकत करा। जब उस आदमी को उसकी गंदी हरकतों के सबूत दिखाए गए तो उसने बच्चे और उसके परिवार को धमकी दी। इसके बारे में कुछ कहा तो नतीजा भुगतना होगा। आरोपी मुन्ना का करीबी रिश्तेदार था। इस बात से उसकी मुश्किल कुछ और बढ़ गई थी। अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए मुन्ना की मां ने धमकियों के बावजूद बचपन बचाओ आंदोलन से संपर्क किया। और शिकायत मिलने पर एफआईआर कराई गई, मेडिकल सहायता दिलाई गई और तभी से हम कानूनी मदद भी दिलवा रहे हैं। ज्यादातर मामलों में लड़कों के साथ ऐसी हरकत होती है लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं होती। ऐसा नहीं कि यौन हमले के मामले सिर्फ लड़कियों के साथ होते हैं, लड़कों के भी मामले आते हैं। बाल यौन उत्पीड़न एक हकीकत है और मुन्ना की तकलीफ बताती है कि बच्चे कितने असुरक्षित हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां। क्या हम उन्हें चुपचाप छटपटाने दे सकते हैं? ये बोलने और इंसाफ मांगने का समय है। वीडियो पत्रकार मनोज ठाकुर के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी इंडिया। सुनीता जी, तो मुन्ना की कहानी देखकर हमें पता लगा कि कैसे छोटे लड़के भी शिकार होते हैं, क्योंकि अमूमन यही समझा जाता है कि लड़कियां ही शिकार होती हैं यौन शोषण का। सही कहा निधि, हम लोगों के मन में एक जो मिसकंसेप्शन ये है कि बस लड़कियों के साथ ही यौन शोषण होता है। ये गलत है, बच्चों के साथ, लड़कों के साथ भी होता है। मुन्ना की कहानी नहीं, आप देश भर में देखेंगे लड़कों के साथ जो यौन शोषण होता है वो लड़कियों के यौन शोषण से कम रिपोर्टेड होता है। यानी उसमें भी एक विवक्षता है कि लड़कियों का तो तब भी रिपोर्ट हो जाए थोड़ा बहुत, लड़कों का तो और भी कम हो जाता है। और ये हमको बहुत बहुत अहम तरह से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब रिपोर्ट नहीं होता है वो बच्चा वही जो ट्रॉमा है उसकी जो मानसिक अवस्था है उसी तरह रह जाती है, और कल उसके अंदर ये ट्रॉमा की वजह से जो दूसरे रिएक्शंस होते हैं, शायद वो खुद एक अब्यूजर बन सकता है
ये हम सोचते नहीं हैं। बिल्कुल, आपने सही बात कही सुनीता। फुल्का जी, ऐसे बच्चों में जो आप भी पहले बात ये बता रहे थे, कॉम्पनसेशन उनको मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है, लेकिन कानून के सामने आने से बच्चों में, लड़के हों चाहे लड़कियां, वो कानून का एक डर भी होता है। भाई कैसे वो बोल पाते होंगे, आपने क्या पाया है, हालात क्या है? देखो, ये बच्चे बहुत सहमे हुए होते हैं, इसलिए चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स बनती हैं, वनरेबल विटनेस कोर्ट रूम बनते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये लॉ के अंडर है। और ये अब जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ से 167 से ज़्यादा केस हैं, सब में बन रहे हैं। मगर ये बात मैं आपको कंपनसेशन की इंपॉर्टेंस में आपको बताता हूँ। जैसे ये केस है, मुन्ना का केस आपने लिया। जो मुन्ना की मदर है, वो लोगों के घरों में बर्तन साफ़ करती है। ये कोरोना के दिनों में तो वहाँ भी वो भी घर छूट गए। अब उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, फादर सपोर्ट नहीं कर रहा, फादर फोर्स कर रहा है कि केस विड्रॉ करो, तो मदर को कोई ना कोई तो सपोर्ट चाहिए, इसलिए वो कंपनसेशन उसके काम आएगी। मगर कोर्ट ने सिर्फ 50,000 कंपनसेशन दिया और कहा है कि मैक्सिमम इतनी कंपनसेशन है, जो कि लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो ये बहुत सी बातें हैं जो कानून है वो सिर्फ के सिर्फ कागज पे रहते हैं और एक्चुअल वो ट्रांसलेट नहीं होते एक्शन में, और वहाँ पे जो एनजीओज का रोल बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल, वहाँ पे एनजीओज का रोल आ जाता है कि ताकि एनजीओज एज ए कैटलिस्ट गवर्नमेंट के साथ काम कराएं और ये कानून को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कराएं, लागू करवाएं। बिल्कुल, सबसे पहले एनजीओ ही बच्चे के पास पहुंचेगा। राकेश जी, अंत में मेरा आपके पास सवाल है कि अगर जो बच्चे ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, कैसे वो आप लोगों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि 90% मामले तो आसपास ही हो रहे होते हैं। बच्चा सहमा हुआ होता है, डरा हुआ होता है, कैसे आपसे जुड़ें और कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं? जी, निश्चित रूप से आप देखिए कि जब हम बच्चों के साथ जाते हैं, उनके सूचनाएं हमको कहीं से मिलती है कि इस बच्चे के साथ शारीरिक शोषण हुआ है, तो उस सिचुएशन में जिस ट्रॉमा से परिवार गुजर रहा होता है, उनको भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, माँ बाप को भी और बच्चे को भी। अब उसके लिए कौन सपोर्ट करेगा? हॉस्पिटल करेगा, कोई इंस्टीट्यूट करेगा, वो सपोर्ट हमको जरूरत होती है। उस बच्चे को जो ट्रीटमेंट चाहिए होता, वो ट्रीटमेंट जो फुल्का जी कह रहे थे कि कंपनसेशन मिलना चाहिए, इंटरिम कंपनसेशन, वो इतनी जल्दी नहीं मिल पाता है। तो एक सपोर्ट पर्सन का अपॉइंटमेंट होता है, वो हमारा एनजीओ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन उसके लिए हर समय तैयार रहता है। लेकिन मैं पूरे देश भर के एनजीओज और हमारे तमाम जो सुनने वाले लोग हैं, वो ये जाने कि इस प्रोसेस में जो परिवार को जो एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, और कानूनी एक लंबी लड़ाई चलती है। हम कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रही है, लेकिन इतनी जल्दी गुड़िया के केस में देखिए या और अदर केसेस में हम देख रहे हैं कि वो लंबा खिस्ता है। तो उसमें उनको मॉरल सपोर्ट भी चाहिए, उनको फाइनेंशियल, उसकी पढ़ाई का सपोर्ट भी चाहिए, उसकी दवा का खर्चा भी चाहिए, उसके मेंटल हेल्थ के लिए भी चाहिए। ये लोगों को दिखाई नहीं देता है कि ये सपोर्ट कहाँ दिया जाए, कैसे दिया जाए। तो इसके लिए कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन आगे आया है। हम 5,000 से ज्यादा जो विक्टिम्स हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को, उसको सपोर्ट करेंगे। हम 100 से ज्यादा जिलों, जो पूरे देश के जो जिला है, वहां पे हम लोग काम करना शुरू कर दिया है, हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी जवाबदेही के साथ उस बच्चे को न्याय भी दिलाएंगे, उसका बचपन भी वापस दिलाएंगे। बिल्कुल, आप सब लोग जुड़े। और फुल्का जी, जिस तरह से आपने, सुनीता आपने, राकेश जी आपने जो कितनी गंभीर ये समस्या है हम सबके सामने रखी है, क्योंकि आज ये सब कोरोना के दौर में नज़र नहीं आ रहा है। तो इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारी कोशिश है कि जो बच्चे शारीरिक शोषण के शिकार हो रहे हैं, उन्हें मानसिक कानूनी मदद मिले, हौसला मिले कि अपराधी की शिकायत कर सकें। हम सबको मिलकर बच्चों के साथ खड़े होना है और आप भी मदद कर सकते हैं। नमस्कार।